हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीटेट एग्ज़ाम के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 4 होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। एंड उसके बाद हमने स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट देखी थी: प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज। उसी को हमने उस लेक्चर में ब्रीफ में देखा था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि डिटेल में करेंगे। ओके, सो हम डिटेल में स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। सो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में इन्फेंसी स्टेज को देखते हैं। सो इन्फेंसी मीन्स होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। शैशवावस्था जो होती है इसे सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं, संवेदनशील अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसका जन्म होता है और जन्म के बाद में बच्चा सेंसिटिव होता है। इसके बाद में इसे हैजार्डस पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस हैजार्डस पीरियड मीन्स खतरनाक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे की मृत्यु होती है। मोस्टली केसेज में देखा गया है कि जन्म के बाद मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस अवस्था को हैजार्डस पीरियड भी बोलते हैं। एंड इन दिस स्टेज स्पीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट इज फास्ट। इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से 2 वर्ष में बच्चा कब बड़ा हो जाता पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था में ही होता है, जिसे इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चा सेंसेज यानी कि ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जब हम सेंसेज से कुछ भी सीखते हैं तो उसे बोलते हैं टच एंड फील करके बच्चा सीखता है। ओके, वो क्योंकि अभी छोटा होता है वो कुछ और नहीं समझ सकता, लेकिन वो टच एंड फील करके चीज़ों को समझ लेता है। एंड इस एज में बच्चा सेंसेस से सीखता है, मोटर एक्शन से सीखता है। ये पियाजे ने बोला था, एंड पियाजे थ्योरी हम आगे के सेशन में देखेंगे। सो तब आपको और क्लियर होगा कि ये सेंसरी स्टेज क्या होती है, सेंसेज क्या होते हैं, जो कि सेंसरी मोटर स्टेजेज में होते हैं, ये आपके आगे क्लियर होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेज जो है वो है हमारी चाइल्डहुड, जिसे बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था को 2 में डिवाइड करते हैं: अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था एंड लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो 2 से 6 वर्ष मानते हैं, एंड लेटर चाइल्डहुड जो होती है उत्तर बाल्यावस्था उसे 6 से 12 वर्ष मानते हैं। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होती है पूर्व बाल्यावस्था, तो ये टॉय एज होती है, प्ले एज होती है। ये एरिक एरिक्सन ने बोला था। तो एरिक एरिक्सन जो बेसिकली है, इनकी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की थ्योरी दी है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था होती है तो ये बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है। तो ये 6 वर्ष से पहले की जब अवस्था होती है तो इस एज में बच्चे टॉय से खेलता है और गेम वगैरह खेलता है। इस एज में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, इसलिए इसे टॉय एज और प्ले एज बोलते हैं। एंड फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, तीव्र भाषा विकास। ये जो पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष में, इसमें बच्चे की भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। तभी बच्चे इस अवस्था में ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जो सुन लेता है वो तुरंत उसे अगर किसी भी तरीके के वर्ड अगर वो सुन लेता है तो उसी तरीके के वर्ड यूज करने लगता है। इसीलिए इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो उसके सामने हमें अच्छे वर्ड यूज करने होते हैं, अच्छे तरीके से बिहेव करना होता है, ताकि बच्चा जो सीखे तो वो अच्छे वर्ड्स हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो। इस स्टेज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है। एंड दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड इमिटेटिव एज, नकल करके सीखना। इस स्टेज में बच्चा नकल करके सीखता है। जो हमारे पेरेंट्स करते हैं या जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग होते हैं वो जैसी एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, बच्चा सेम उसी तरीके की लैंग्वेज, उसी तरीके की एक्टिविटी करता है। इसीलिए इसे नकल करके सीखने वाली अवस्था बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए ये सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि ये बच्चे में सेंसिटिविटी होती है, वो सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि यही पीरियड होता है जब बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। और जब लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो आगे चलकर भी उसका लैंग्वेज जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर इसी स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज अच्छी नहीं हुई तो आगे चलकर उस लैंग्वेज को में सुधार करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था को सेंसिटिव स्टेज बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट फैक्ट है सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। ये जो स्टेज होती है इस स्टेज में समाजीकरण भी तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में समाज में एक्टिव होता
है, सोसाइटी में एक्टिव होता है, इंटरेक्ट करता है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इस तरीके से जो सोशलाइजेशन होता है वो भी इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। एंड देन फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ, इस अवस्था में जन्म के बाद जो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। सो जन्म के बाद शारीरिक विकास तीव्र गति से पूर्व बाल्यावस्था में होता है। एंड नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एज, जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है 2 से 6 वर्ष की, इसके अदर नेम भी हैं जो हम देखते हैं यहाँ पर। इसे प्ले एज भी बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं। प्ले एज क्योंकि खेलने वाली अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा स्कूल तो जाता नहीं है। टॉय एज होती है, टॉय से खेलता है। प्री स्कूल एज, स्कूल जाने से पहले की अवस्था। प्री गैंग एज, गैंग बनाने से पहले की अवस्था, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता नहीं। गैंग तो बच्चे का जो ग्रुप होता है वो स्कूल में जाने के बाद ही बनता है ना, तो इसलिए इसे प्री गैंग एज बोलते हैं। क्वेश्चनिंग एज, इस एज को क्वेश्चन करने की एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि वो पूछता है ये होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस तरीके से मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए इसे क्यूरियोसिटी एज भी बोलते हैं। एंड लैंग्वेज एंड वोकैब डेवलपमेंट एज, और इस एज को लैंग्वेज, भाषा विकास और शब्दकोश से विकास की अवस्था भी बोलते हैं, इसे प्री चाइल्डहुड एज को। ओके, एंड नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ लेटर चाइल्डहुड एज, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, उसके अदर नेम जो है वो है स्कूल एज, क्योंकि बच्चा अब 6 वर्ष का हो गया और जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा तो वो स्कूल जाएगा, इसलिए इसे स्कूल एज भी बोलते हैं। एंड गैंग एज, गैंग एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा गैंग बना लेता है, बच्चे का ग्रुप बन जाता है, बच्चे गैंग में फ्रेंड्स हो जाते हैं। वो जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों के बीच में इंटरेक्ट करता है, तो इस तरीके से वो ग्रुप बना लेता है। इसके बाद में एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था ये जो होती है उत्तर बाल्यावस्था, इसमें बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं। एंड फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, इस एज में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो स्लो होता है, धीमी गति से होता है। ओके, अर्ली चाइल्डहुड में हमने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट जो फास्टेस्ट होता है वो यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड एज में 6 से 12 वर्ष में ये स्लो हो जाता है। एंड ये जो एज होती है इसे स्यूडो मैच्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, तो उसके अंदर मिथ्या परिपक्वता आ जाती, मीन्स टू से फेक मैच्योरिटी। बच्चे को लगता है कि वो मैच्योर हो चुका है, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता, वो बस अपने आप में सोचता है कि आई एम मैच्योर्ड, बट नॉट, वो मैच्योर नहीं होता, बस वो खुद से सोचता है। इसलिए बच्चे का ये सोचना है कि वो मैच्योर है, इसी को बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी। इसमें पी साइलेंट है, इसलिए इसे स्यूडो मैच्योरिटी बोलते हैं। एंड मोटर डेवलपमेंट फास्ट, गत्यात्मक विकास इसमें तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चे का आप देखते हैं 6 से वर्ष के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो खेलने में, इन सभी एक्टिविटीज़ में कितना फास्ट हो जाता है, सभी प्रकार की गेम्स में पार्टिसिपेट करने लगता है, इस तरीके से उसमें मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो एडोलसेंस, जिसे बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की एज होती है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एडोलसेंस की एज क्या होती है तो 12 से 18 वर्ष, लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया जाए WHO के अनुसार किशोरावस्था की एज क्या होती है तो 10 से 19 वर्ष होती है। ओके, ये यहाँ पर रिमेंबर करने की बात है कि WHO के अनुसार किशोरावस्था की जो एज होती है वो 10 से 19 वर्ष की होती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसे जो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस एज होती है, इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। इस मीन्स संक्रमण काल, परिवर्तन काल, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब बच्चे में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब वो परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज आ जाते हैं बच्चे में, एंड मेंटल चेंज आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक बाल्यावस्था में होता है तब उसका मेंटल एज इतना चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज भी इतना नहीं होता है, एंड प्यूबर्टी एज भी क्यों नहीं आती, जो प्यूबर्टी एज होती है वो उत्तर बाल्यावस्था के बाद आती है। तो जब प्यूबर्टी एज आ जाती है तो बच्चे में फिजिकल चेंज हो जाते हैं, बच्चे में मेंटल चेंज हो जाते हैं, बच्चे में साइकोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, तो इन्हीं चेंज के कारण इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल। इसे स्वर्णिम काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन पीरियड होता है, इसी अवस्था में, इसी स्टेज में बच्चा जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में भी जा सकता है, नेगेटिव वे में भी जा सकता है, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। एंड स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी इसे बोलते हैं। हमने पिछले सेशन में बताया था कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था बोला, तनाव और तूफान की अवस्था, क्योंकि ये जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था में बच्चे के दिमाग में इतने तनाव होते हैं, इतनी उथल पुथल होती है उसके दिमाग में कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और थोड़ी थोड़ी सी बात पे उनके अंदर एंजाइटी आ जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इसे स्प्रिंग सीजन्स भी बोलते हैं।
वसंत ऋतु की अवस्था, क्योंकि ये जो किशोरावस्था होती, इस अवस्था में बच्चे को सब कुछ हरा भरा ही दिखता है। उसे उसे लगता है कि मुझे सपोज उसने सोचा कि मुझे पॉलिटिशियन बनना, तो उसे लगेगा अरे पॉलिटिक्स का तो करियर बहुत ही अच्छा होता है, मुझे पॉलिटिशियन ही बनना। उसे कभी लगेगा मुझे डॉक्टर बनना, डॉक्टर बहुत अच्छा होता है। उसे कभी लगेगा मुझे पायलट बनना है, मुझे आसमान में उड़ना। तो मीन्स उसे उसे सब कुछ हरा भरा ही दिखता है। उसे लगता है कि जो भी करियर चूज करो, जो भी करो, वो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे को नहीं देखता कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। उससे सब कुछ जस्ट लाइक वसंत ऋतु दिखता है। एंड इसमें लीडरशिप स्किल्स मेंटेन हो जाती है। लीडरशिप स्किल्स मीन्स नेतृत्वकर्ता वाला कौशल। नेतृत्वकर्ता मतलब बच्चे जो किशोरावस्था होती है, उसमें बच्चे को लगता है कि मेरा एक ग्रुप हो और मैं उसका लीडर हूँ। वो मतलब ये शो करना चाहता है कि मैं उस ग्रुप में सर्वे सर्वा हूँ। इस तरीके से उसमें लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाती है। ओके। एंड लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जब एडोलसेंस की एज होती है, किशोरावस्था की जो होती है, इसमें बच्चे में इमोशनल बच्चा जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। वो थोड़ी थोड़ी सी बात पर अनस्टेबल हो जाता है। उस थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके जो इमोशंस हैं वो एकदम से वीक हो जाएंगे और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसे लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी की एज भी बोलते हैं। एंड जो एडोलसेंस एज होती है, इसे पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। मीन्स टू से पहचान का संकट। तो एरिक एरिक्सन ने भी आइडेंटिटी क्राइसिस को डिस्कस किया, वो आगे के सेशन में हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर इसे समझते हैं। इसे पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा जब होता है तो उसे पहचान का संकट होता है। उसे लगता है मुझे अपनी कौन सी पहचान बनानी है, मुझे अपने मम्मी की पहचान से चलना कि मैं उनका बेटा हूँ, या फादर की पहचान से चलना कि मैं उनका बेटा हूँ या मैं उनकी बेटी हूँ। तो उसमें लगता है या फिर मुझे खुद की पहचान बनानी है कि मुझे क्या बनना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे क्या बनना है, तो मैं कौन हूँ। इस तरीके की उसे आइडेंटिटी क्राइसिस उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए इसे पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है इसका पॉइंट ईगोसेंट्रिज्म, मीन्स टू से अहम केंद्रित। इस स्टेज में बच्चा अहम केंद्रित होता है, खुद में ही केंद्रित होता है। उसे लगता है कि उसे सब देख रहे हैं, उसे लगता है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, आई एम एवरीथिंग। एंड वो बस अपने में ही केंद्रित रहता है। उसे लगता है आई एम, तो इसलिए इस स्टेज को ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। एंड इस स्टेज को ब्रिज पीरियड भी बोलते हैं, पुल की अवस्था, क्योंकि ये जो स्टेज होती है एडोलसेंस, ये उत्तर बाल्यावस्था के बाद की अवस्था होती है और एडल्टहुड के पहले की अवस्था होती है। तो ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है और जो प्रौढ़ावस्था होती है जिसे एडल्टहुड बोलते हैं, उसके बीच में काम करता है एज अ ब्रिज। इसे हम अभी देखेंगे। ब्रिज जिसे चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है कौन, एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था, क्योंकि ये चाइल्डहुड के बाद की अवस्था होती है और एडल्टहुड के पहले की अवस्था होती है, इसलिए ये एज अ ब्रिज वर्क करता है। एंड एडोलसेंस वर्ड जो है एडोलसियर से लिया गया, इसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे, अब अभी आप मैच्योर नहीं हुए। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा मैच्योर नहीं होता लेकिन मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा होता है। इसलिए यहाँ पर जब वो चाइल्डहुड के बाद में एडोलसेंस एज में आता है तो उसके बाद में जब वो एडल्टहुड में पहुंच जाता है तब वो मैच्योर हो जाता है। इसलिए इसे टू ग्रो टू मैच्योरिटी को बोलते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एंड नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। बेसिकली जो डेवलपमेंट का एरिया वो इतना ब्रॉड है कि उसे समझने के लिए डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स बनाए गए, और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स से ही हमें डेवलपमेंट और क्लियर से समझ आएगा। सो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मीन्स टू से निरंतरता का सिद्धांत। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, तो ये कभी डेवलपमेंट जो विकास होता है ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में बताया जाता है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। तो बेसिकली यूनिफॉर्म पैटर्न में ये होता है कि मतलब बच्चे के जो डेवलपमेंट का ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस होता है वो एक ही पैटर्न में होता है। वो बच्चा कहीं का भी हो, इंडिया का हो, रसिया का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी बच्चा हो, उस बच्चे के जो डेवलपमेंट का पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। कोई भी बच्चा होगा तो वो जब उसका जन्म होगा तो क्राइंग, क्वीइंग, बैबलिंग, ये स्टेजेस से के बाद ही बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। बच्चे का जब जन्म होगा तो इन्फेंसी स्टेज,
स्टेज और चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज, ये सभी स्टेजेस से बच्चे को गुजरना पड़ेगा। वो भले ही वो किसी भी जगह का बच्चा हो, देश दुनिया कहीं का भी हो, उसका जो यूनिफॉर्म पैटर्न होगा वो सेम होगा, इसलिए इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ओके। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैसे तो बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत, कि बच्चे के में जो डेवलपमेंट होगा वो एक ही सीक्वेंस में होगा। बच्चा पहले जन्म होगा, वो घुटने से चलेगा, फिर देन पैर से चलेगा, उसके बाद में वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज में ये दिखाते हैं कि मतलब ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेराई करता है कि मतलब बच्चे को किस तरह का हेरिडिटी मिला, किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, उस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। सो डेवलपमेंट का क्रम एंड ऑर्डर तो सेम होता है, जो कि दिखाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। लेकिन जब इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो ये अलग अलग तरह से हो सकता है ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण। अभी हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटेल में इसी स्लाइड, इसके आगे की स्लाइड में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर भिन्न होने के सिद्धांत। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो डेवलपमेंट की स्पीड होती है, डेवलपमेंट का रेट होता है, वो पर्सन टू पर्सन उसी के अकॉर्डिंग होता है। उसको हेरिडिटी कैसी मिली, उसे एनवायरनमेंट कैसा मिला, उसी के अनुसार बच्चे का विकास होता है। सपोज दैट अगर हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, लैंग्वेज भी एक डेवलपमेंट है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अगर बच्चा अब सिर्फ अपने मदर एंड फादर के साथ में, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत ही, उसकी जो वोकैब होगी वो बहुत ही कम होगी, उसका वोकैब डेवलपमेंट बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा वो अपने उसमें जॉइंट फैमिली में है और उसके फैमिली में दादी बाबा एंड नानी नाना एवरीवन है, तो बच्चे का जो वोकैब डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, वो उसकी जो रेट होगा, उसका जो स्पीड होगा वो कहीं ज़्यादा होगा उस बच्चे से जो अपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ में, अपने सिर्फ मम्मी एंड पापा के साथ में, मदर एंड फादर के साथ में। सो इसीलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो जो हमने डोमेन्स बताए थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये सभी होते हैं तो वो एक इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा है, सोशल डेवलपमेंट अगर उसका हुआ है, वो सामाजिक विकास हुआ, तो आई थिंक उसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। एंड अगर वो सोशल डेवलपमेंट अच्छा है, अच्छे परिवेश में है, तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। एंड सोशल डेवलपमेंट अच्छा, लोगों की लैंग्वेज अच्छी है तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम डेवलपमेंट की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो विकास होता है हम बचपन में बच्चे को देखकर बता सकते, मतलब इस तरीके से बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो ये इसीलिए कहावत बोली जाती है कि क्योंकि विकास ना हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ बच्चा ये जो है ये आगे मतलब किस तरीके से विकास करेगा, और कुछ हम प्रेडिक्शन उसके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कारण भी लगा देते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका मतलब है कि मतलब बच्चा जो होता है पहले वो सामान्य चीज़ करता है, सामान्य करता है, उसके बाद में विशिष्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को देखें कि वो पहले बच्चा मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो अपने पूरे हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, तो पूरे हाथों से पकड़ना ये जनरल में आ जाएगा। उसके बाद में बच्चा उंगलियों से पकड़ने की, अपने फिंगर से पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो जब अपनी फिंगर्स से पकड़ने की कोशिश करता है तो इसे स्पेसिफिक बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एंड अब हम देखेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता कि ओनली हेरिडिटी हो, नहीं ओनली डेवलपमेंट नहीं, बोथ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम ये भी नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी से होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट सिर्फ
एनवायरनमेंट से होगा। हम ये बोलेंगे डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट से होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। और हम इसका कोई पार्ट भी नहीं क्लियर कर सकते कि 50% हेरिडिटी हो या 50% एनवायरनमेंट हो तब होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ये टू द पॉइंट चीज़ है कि जो डेवलपमेंट होगा वो प्रोडक्ट होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के। बाकी आपके क्वेश्चन में कोई अदर कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का फैक्ट दिया हो, बस आपको ये माइंड में रखना कि डेवलपमेंट होगा तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होगा। एंड ये क्वेश्चन है डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट किससे प्रभावित होता है, तो इसमें ऑप्शन एडिशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों होते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी को लेते हैं नेचर से, प्रकृति से, एंड एनवायरनमेंट को लेते हैं नर्चर से, पोषण से। तो जो हेरिडिटी होती है, जो नेचर होता है, नेचर से हमें सपोज हमारी आइज का जो कलर होता है तो वो हेरिडिटी से मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं तो वो हेरिडिटी से मिलती हैं। एंड एनवायरनमेंट से जो नर्चर से मिलती है, जो हमारे प्रकृति से मिलती है, उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं। एंड हेरिडिटी जो होती है स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, क्योंकि हेरिडिटी जो होती है इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये स्थिर होती है। अगर आपकी आइज का जो कलर होगा वो आपकी आइज का कलर जो जन्म में के समय होगा वो आपकी हमेशा रहेगा आइज का कलर। लेकिन अब एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, गत्यात्मक होता है, परिवर्तनशील होता है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी परिवेश की, किसी भी एनवायरनमेंट की, तो आप किसी ग्रामीण परिवेश का एनवायरनमेंट देख ले और आप किसी शहरी परिवेश का एनवायरनमेंट देख ले तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ओके, सो इसीलिए बोलते हैं एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। आप अर्बन एरियाज का एनवायरनमेंट देख लें, आप रूरल एरियाज का एनवायरनमेंट देख लें, दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। मोस्टली अब तो देखा जाता है अर्बन एरियाज जो है तो वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स वगैरह ये मिलेंगी, और अगर आप रूरल एरियाज में जाएँ तो वहाँ पर ग्रीनरी एंड ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, बट हेरिडिटी स्टैटिक होती, स्थिर होती, इसे चेंज नहीं कर सकते। एंड ये पॉइंट नोट करना, डेवलपमेंट इज स्पायरल, वृत्ताकुलर। जो डेवलपमेंट होता है वो वृत्ताकुलर होता है, विकास वृत्ताकुलर होता है, क्योंकि विकास जो होता है वो कोई एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता। ये इसके जितने भी डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, और जो भी मतलब प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की वो जस्ट लाइक अ स्पायरल, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है और ये हमेशा चलती रहती है। सो डेवलपमेंट इज स्पायरल। एंड अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा। तो मोस्टली विकास की दिशा दो होती है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीडोमिस्टल। तो आप इसे इंग्लिश में याद रखना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इसका जो हिंदी है वो अलग अलग दी होती है और उसके वर्ड बहुत ही कठिन होते हैं। वैसे तो मोस्टली इसकी हिंदी शीर्षगामी होती है और प्रॉक्सीडोमिस्टल की अधोगामी होती है, लेकिन एग्जाम में आप शीर्षगामी के साथ में इसके इंग्लिश वर्ड भी याद रखना तो ईजिली रहेगा एग्जाम में। सो सिफेलोकॉर्डल होता है सिर से पैर की ओर, शीर्षगामी सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। एंड प्रॉक्सीडोमिस्टल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल। जो ये सिफेलोकॉर्डल होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंड प्रॉक्सीडोमिस्टल नियर टू फार, पास से दूर की ओर होता है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि सिफेलोकॉर्डल जब बच्चे का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। बोले तो जैसे बच्चे का सबसे पहले बच्चा बैलेंस जो करता है अपनी बॉडी का तो अपने सर का बैलेंस करता है, जो उसका सिर होता है तो उसे सबसे पहले बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसके पैरों तक बैलेंस होता है। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, इसीलिए इसे लंबवत बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। उसके बाद में अधोगामी में बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर, कि सेंटर टू पेरिफेरी एंड नियर टू फार, पास से दूर की ओर। तो बच्चे में जो विकास होता है वो पास से दूर की ओर होता है, क्योंकि बच्चे में सबसे पहले कंट्रोल उसके इसमें आर्म्स में आता है, उसके बाद में उसका कंट्रोल उसकी फिंगर्स में आता है। तो बच्चे का जो आर्म्स होगा वो उसके सेंटर के पास में ही होगा, एंड जो उसकी फिंगर्स होंगी वो सेंटर से दूर होंगी, इसलिए से बोलते हैं कि ये जो होता है प्रॉक्सीडोमिस्टल तो ये नियर टू फार होता है। इसलिए जो बच्चे के डेवलपमेंट होते हैं वो दो तरह से होते हैं, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीडोमिस्टल। सिफेलोकॉर्डल शीर्षगामी, प्रॉक्सीडोमिस्टल अधोगामी। सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर होते हैं, हेड टू टो, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। एंड प्रॉक्सीडोमिस्टल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है, नियर टू फार। एंड हम नेक्स्ट इसके आगे हम ये अब आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक हुआ वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने के बाद में ही आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में आंसर टैकल कर पाएंगे। सो कई फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको
और अधिक क्लियर होते MCQ से। सो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड थैंक यू वेरी मच।